Yes, very good morning, my dear class. कैसे हैं बेटा आप सभी? All good? Yes, students, you are welcome in the online tutorial of Part Public School. Yes, students, today we will discuss about range of the projectile. Yes, we had already discussed about the range of the projectile, but today we will discuss about some different situations of the range. कि किस सिचुएशन में रेंज को कैसे कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ये मैं आज की क्लास को स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही बना रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नॉलेज हो कि हाँ हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टूडेंट्स। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैंने इस रेंज को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, कौन कौन से 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया? जैसे कि हमने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना सीख रखा है, तो ये है बेटा सिंपल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने कर लिया था, ठीक है, ये मैंने तुम्हें लाइव क्लास में भी बताया था, और सिंपली वैसे भी हमने ये फॉर्मूला कर लिया। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाके तुमसे गिरेगा, जो तुमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वो कितना दूर गिरेगा, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। देखिए, प्रोजेक्टाइल के अंदर 2 टाइप की मोशन होती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन होती है अब ऊपर की साइड, जो हाइट को कवर करती है। हॉरिजॉन्टल होती है जो रेंज को कवर करती है, मतलब डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का भी हमने फॉर्मूला बना लिया था कि अगर ये किसी तरह sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए तो रेंज मैक्सिमम आएगी। तो मैंने यहाँ पर वही तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिया कि अगर sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए, sin की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे sin 1 के इक्वल कब होता है? जब sin 90 डिग्री होता है, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो 2 थीटा की जगह 90 आ गया, तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अगर 2 थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाए तो sin 90 डिग्री 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, कहने का मतलब। तो 2 थीटा की जगह 90 आया तो 2 थीटा हो गया 90 के इक्वल, तो थीटा हो गया 45 के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 45 पुट करूंगा, 45 × 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा मैक्सिमम। तो sin 2 थीटा की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। बेटा याद कर लेना फॉर्मूलास को, अभी मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे मैं तुम्हें अभी स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल भी करवाता हूं, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये सेम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट एंगल पे फेंक दिया है, थ्रो कर दिया है, बट वो सेम रेंज पे जाके गिरते हैं। तो मैक्सिमम रेंज का तो तुम्हें पता है कि मैक्सिमम रेंज तो तब वो ट्रैवल करेगा जब उसका एंगल 45 होगा। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल, मतलब जमीन के साथ। अगर तुम 45 एंगल बना के किसी चीज को फेंकोगे तो वो सबसे दूर जाके गिरेगा, ठीक है। और कौन सा पाथ ट्रैवल करता है? तो आंसर है कि एक पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा, कर्व्ड पाथ। सबसे पहले किसने बताया था? ये इन्वेंशन किसने की थी ये भी पता होना चाहिए, मे भी कोई एमसीक्यू ना आ जाए इस टाइप का, तो लिख लेना बेटा इस चीज को। गैलीलियो ने इसका सबसे पहले इन्वेंट किया था। गैलीलियो ने बताया था कि अगर तुम अंडर द एक्शन ऑफ एनी फोर्स, की फोर्स के एक्शन में तुम किसी चीज को फेंकते हो तो वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, ठीक है ना, स्ट्रेट नहीं जाता, कर्व। तो अब हम कौन से फोर्स के एक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं? तो आंसर है ग्रेविटी। तो कभी-कभी ग्रेविटी का फोर्स जरूरी नहीं हटे, ग्रेविटी के फोर्स में ही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, नहीं। +2 क्लास में आओगे तो देखोगे कि 2 प्लेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की प्लेट है, उसके बीच में जब एक चार्ज ट्रेवल करेगा तो वो भी, उस पे भी फोर्स लगेगा, तो वो भी एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। तो मतलब अभी चलो इस चीज को छोड़ देते हैं, +2 में जब होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बट अभी तुम देखो कि तुम अंडर द ग्रेविटी किसी चीज को फेंकते हो, जैसे बचपन से तुम फेंकते आ रहे हो चीजों को, बॉल हो गया, कुछ भी हो गया, ये पेन हो गया, ऐसे अगर हम फेंकेंगे तो ये कैसे घूमता हो, कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, सेमी सर्कल बनाएगा, और उसको हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हो चुके हैं। हाँ, एक पॉइंट तुम्हें मैं और बता देता हूँ, हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्टरी वर्ड एक ही होता है, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाए या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है तो ये मत सोचना कि सर ने करवाया नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक ही होता है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नो, ये लिख लिया करो बेटा पॉइंट, जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता देता हूँ उनको लिख लिया करो।
इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। ओके, तो ठीक है बेटा, मैक्सिमम रेंज कब होती है? जब हमारा थीटा 45 डिग्री हो जाता है। अब मुझे देखना है सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। सेम हॉरिजॉन्टल का रेंज का मतलब है तुमने दो ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग एंगल पे फेंक दिया, एक एंगल कुछ और है, एक एंगल कुछ और है, लेकिन वो दोनों एक ही जितनी दूर जाकर गिरते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे गिरते हैं दोनों। तो ऐसा कब होता है? तो उसके लिए बेटा कंडीशन है, ये कंपटीशन में भी आता है, ध्यान रखना। क्या कंडीशन है? यहाँ पर मैंने लिख दिया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम, ठीक है, फॉर एनी टू एंगल्स θ1 एंड θ2 सच दैट, कब होगा? अगर उन दोनों एंगल्स को सम करके 90 डिग्री बनेगा तब। अगर तुम दो एंगल्स को प्लस करते हो और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर गिरेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ नीचे एग्जांपल बना रखा है, चेक कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ पे तीन एंगल दिखाए हैं, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो। एक एंगल है ये ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी का मतलब प्रोजेक्टाइल। ये एंगल है बेटा, ये वाला एंगल मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम का एंगल है तो वो 45 होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली ये वाली लाइन, इसका एंगल देखो 45 बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इसका एंगल देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 बन रहा है। तो ये सबसे दूर गिरेगा, आकर यहाँ पर गिरेगा। जो भी तुम यहाँ से थ्रो करोगे 45 एंगल डिग्री बना के सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया 30 डिग्री पर और एक ऑब्जेक्ट को फेंका 60 डिग्री पर, देख सकते हो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले दोनों ऑब्जेक्ट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया और दोनों यहाँ पे आके गिरे। तो ये कौन सा पार्ट होगा बेटा? ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के दो अलग-अलग एंगल्स पे तुमने ऑब्जेक्ट को उछाल दिया, फेंक दिया, तो ये दोनों एक ही रेंज पर आके गिरे हैं, तो इसको बोलते हैं सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये कब होता है? जब θ1 + θ2 90 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए स्टार बना दिया मैंने, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 30 डिग्री + 60 डिग्री तो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, 30 + 60 90। तो इसलिए वो दोनों जिन 2 डिग्री का सम 90 हो जाए तो उनकी रेंज सेम हो जाती है, ठीक है। बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा, बात एक ही है। अगर इसमें से एक थीटा को मैं 90 के उधर ले जाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला बच्चे थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो जाती है उनको, तो मैंने ये सिंपल बना दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, चाहे इसको इग्नोर कर दो। तो ये अभी मैं ऐसा न्यूमेरिकल करवाता हूं। चलिए, रेंज क्लियर हो गया तुम्हें, सिंपल रेंज, मैक्सिमम रेंज, सेम रेंज। लेकिन अभी हमने बात करी है हॉरिजॉन्टल की, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करवाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें ऐसा प्रोजेक्टाइल करवाऊंगा जो तुम ग्राउंड से नहीं, कुछ हाइट से फेंकोगे किसी चीज को। जैसे मान लो तुम बालकनी में खड़े हो, किसी चीज को फेंक दिया, तो वो वाला भी अभी हमने प्रोजेक्टाइल करना है। अभी तो हम सिंपल प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं कि हम ग्राउंड पर है और किसी चीज को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, रेंज कंप्लीट हो गया। अब ये कॉम्पिटिटिव का एक और पॉइंट रह गया था, उसको भी कवर अप करते हैं। सिंपल पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं रेंज और हाइट की रेशो, RH रेशो। दिस इज द रेंज, दिस इज द हाइट, रेंज हाइट रेशो। ये क्वेश्चन आते हैं निकालने के लिए पेपर में। रेंज हाइट रेशो कैसे निकलती है ये भी चेक कर लेते हैं। सिंपल बेटा, रेंज का फार्मूला लिखा मैंने, ये रेंज का फार्मूला होता है ना sin θ2। sin θ2 को अगर मैं खोल दूंगा तो यही बनेगा ना 2 cos θ sin θ, ठीक है। पता ही है तुमने, क्योंकि तुमने इससे ये बनाया था। याद करो, इस क्वेश्चन से, इस फार्मूले से तुमने ये फार्मूला बना दिया। मैंने सिंपल फार्मूला लिख दिया रेंज का। हाइट का भी सिंपल फार्मूला लिख दिया जो हम निकालते हैं। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके बेटा तुम्हें याद रखना, रिजल्ट आएगा 4/tan θ। तो दैट मींस r/h रेशियो आ गई, r/h रेंज डिवाइडेड बाय हाइट की जो रेशियो है वो आती है 4/tan θ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लो। इसको ट्रिक भी बोलते हैं। अगर तुमने एज अ ट्रिक लेना है इसको, यहाँ एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो ट्रिक की के जैसे इसको तुम यूज कर सकते हो, लेकिन इसको लर्न कर लेना। r और h की जो रेशियो होती है 4/tan θ, ठीक है। ये बेटा बहुत आते हैं, जेई में, नीट में भी आता है ये क्वेश्चन। और अब जब से सीबीएसई में एमसीक्यूज वाला पैटर्न स्टार्ट हो गया कि 20 एमसीक्यूज आने, तो ये कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्किप कर दूं, तो सब कवर हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया, r/h की रेशियो हो गई और रेंज हो गई। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो फटाफट से क्या करो, लिंक में जाओ, न्यूमेरिकल्स का न्यूमेरिकल नंबर 1 अपना असाइनमेंट डाउनलोड करो और फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड कर दो। जल्दी से ये काम करेंगे और फिर मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन तुम्हें करवाता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है बेटा।
देन स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स बेटा आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का असाइनमेंट्स के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहां पर देख सकते हैं और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर तुम बेटा रीड करोगे तो उसमें यही पूछ रखा है तुमसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है प्रोजेक्टाइल का और एंगल्स दिए हुए हैं 45 प्लस थीटा दिया हुआ है और एक 45 माइनस डिग्री 45 माइनस थीटा दिया हुआ है और बताया हुआ है कि जो थीटा है वो लेस देन और इक्वल टू 45 हो सकता है बट 45 नहीं होगा, 45 से कम होगा, ये बताया हुआ है उसमें। तो हमें सिंपल रेशियो निकालनी है, उनके रेंज की रेशियो निकालनी है कि कौन सी बॉल या कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी एक ट्रिक पढ़ी थी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं एक बार वो चेक करता हूं, दोनों एंगल्स को प्लस करूंगा, प्लस करके देखना क्या होगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 45 प्लस 45 आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब दोनों एंगल्स को प्लस करने के बाद आ रहा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला यहां फॉलो हुआ, यहां पे फॉलो हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करा, किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब रेंज होगी सेम। तो सी ऑप्शन चेक करो, 1:1 आ रहा है, मतलब रेंज डिफरेंट नहीं होगी, दोनों की रेंज सेम होगी 1:1 बिकॉज रेंज विल बी सेम। कैसे पता चला कि रेंज सेम होगी, रेंज सेम होने का पता लगा कि दोनों एंगल्स को प्लस कर दिया, जो दो एंगल गिवन है तुम्हारे उसके अंदर क्वेश्चन में उनको प्लस कर दिया और वो किसके इक्वल आ गया बेटा, 90 के इक्वल आ गया, दैट इज ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है रेंज का। अभी जो मैंने तुम्हें रेशियो बताई है ना, रेंज हाइट की रेशियो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ साथ तुम्हें करवाए कि तुम्हें दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज r इज n टाइम, कहता प्रोजेक्टाइल के अंदर रेंज हो जाएगी n टाइम द हाइट, उसकी जो हाइट है हाइट के n टाइम्स दूर, n टाइम्स ज्यादा है रेंज। तो हमने इसमें बताना क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज, तो हमें बेटा इसमें थीटा बताना है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है थीटा। तो सिंपल है कि रेंज हो जाएगी हाइट के n टाइम, ठीक है, nh हो जाएगा। तो मुझे फार्मूला पता है r/h = 4 टेंजेंट थीटा। तो r है nh, तो यहां nh h से h कैंसिल, तो रीअरेंज किया, टेंजेंट थीटा आ गया 4/n, तो टेंजेंट को इधर ले आया, टेंजेंट इनवर्स थीटा निकल गया ना, टेंजेंट इनवर्स 4/n। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक करो क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे ये। तो अब एक नया कांसेप्ट मैं तुम्हें करवाना चाहूंगा बेटा। न्यू कांसेप्ट ये है कि एंगल कैसे चेक करते हैं। अभी मैंने तुम्हें एंगल को नहीं बताया, फिर एंगल का बताने के बाद फिर तुम्हें उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाता हूं, ठीक है। एक बार एंगल को निकालना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं और फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, जो हमारी असाइनमेंट में लिखा हुआ तुम्हारे सामने आ रहा है इस टाइम, न्यूमेरिकल नंबर 3। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 3 को करने से पहले हमें कुछ एक टॉपिक करना पड़ेगा, तब हम न्यूमेरिकल 3 कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं फिर वो हमें कौन सा टॉपिक करना पड़ेगा न्यूमेरिकल 3 को करने से पहले। तो 2 न्यूमेरिकल हमें अभी और करने हैं, तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा सब्र करो, उस टॉपिक को करो पहले। यस बेटा, तो देखते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एंगल का मतलब क्या है, इसमें मैं तुम्हें देखो अभी तक हमने क्या किया है, ध्यान से देखना बेटा इस चीज को। हम ये देखते थे कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल होता था, ठीक है, ये ऐसे हम उछालते थे इसको, ये हमने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल। तो ये वाला एंगल मैं थीटा बताता था तुम्हें। ये वाला जो एंगल होता है बेटा, ये इनिशियल एंगल होता है। पहली बात, ये एंगल होता किसके बीच में, ये भी देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी होती थी u, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये होती थी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और इनिशियल वेलोसिटी के पास ये इनिशियल एंगल होता था। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, मान लो P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी के साथ इसका एंगल बताओ, तो क्या एंगल वो थीटा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो आंसर है चेंज हो जाएगा। तो ये कांसेप्ट है कि तुम प्रोजेक्टाइल का जो इतना बड़ा कर्व है, ठीक है, कर्व्ड पाथ है जिसको तुम पैराबोला बोलते हो, उस पैराबोला पाथ पे कहीं पर भी अगर तुम्हें एंगल निकालना पड़े, किसी भी टाइम पर निकालना पड़े या किसी भी पॉइंट पर निकालना पड़े, तो तुम वो एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि वो एंगल इनिशियल एंगल के जितना नहीं होगा। जो इनिशियल एंगल होता था वो एंगल उसके बाद चेंज हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है जो तुम्हें लर्न करना है। वो एक फॉर्मूला क्या है, वो इधर देखो, सिंपल फॉर्मूला, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वाला एंगल नहीं बताना,
हमें एंगल कुछ टाइम के बाद या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है कि अब कितना एंगल है ये बताओ। तो यहां पर मैंने लिखा है इफ एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद ग्राउंड इज अल्फा। मैंने मान लिया कि जो वेलोसिटी में और ग्राउंड के बीच में एंगल बनता है, जैसे मैं थीटा लेता था, अल्फा ले लिया, वैसे कोई में वो नहीं है, तुम चाहे थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इफ एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद ग्राउंड इज अल्फा, अल्फा एंगल, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बनाया, देखो, ठीक है। ये मैंने एक्सिस बना दिए, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब मैंने इनिशियल पॉइंट से नहीं लिया, ना ही मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिया, मैंने कुछ टाइम के बाद देखा। मैंने एक पॉइंट ले लिया अपने प्रोजेक्टाइल के रास्ते पर, कोई भी कहीं पर भी ले सकते हो इस पॉइंट को। मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अब P पॉइंट पर तुम इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल होती है, उसके बाद थोड़ी ना इनिशियल रह जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कोई भी वेलोसिटी है P पॉइंट पर, कुछ टाइम हो गया होगा T टाइम पर, तो कुछ वेलोसिटी है v, ठीक है। तो v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक vy एक vx। vy की वैल्यू रहेगी u sin थीटा, हमको पता है, और vx की वैल्यू रहेगी u cos थीटा। तो बेसिकली ये जो u sin थीटा होता है बेटा, ये क्या हो जाता है, माइनस gt होता है इसके साथ। स्टार्टिंग में तो ये u sin थीटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलता है तो इसके साथ माइनस gt जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, इतना तो तुम्हें दिमाग होना चाहिए बेटा कि मुझे ये बातें एक्सप्लेन ना करनी पड़े। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है ना, v = u + at। तो v की बात कर रहा हूं मैं, u की बात नहीं कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगी उसकी, तो vy का मतलब, क्योंकि दो वेलोसिटीज होती हैं हमारी, जो प्रोजेक्टाइल होती है उसमें दो वेलोसिटीज होती हैं, एक x एक्सिस की तरफ, एक y एक्सिस की तरफ। तो मैं y एक्सिस वाली बात कर रहा हूं। x एक्सिस की भी अभी तुम्हें दिखा देता हूं, पहले y की देख लो। तो ये vy अगर मुझे निकालना है तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इनिशियली था तो u sin थीटा, ठीक है, इनिशियली था वो u sin थीटा। फिर ऊपर की तरफ जाते टाइम एक्सेलरेशन हो जाती है -g t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t। तो ये देखो बन गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन लगाई और कुछ नहीं किया। उस वर्टिकल वाली लाइन पर वर्टिकल वेलोसिटी में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, जिसमें वेलोसिटी मिलती है। अब तुम्हें वेलोसिटी चाहिए y एक्सिस वाली, तो ठीक है, y एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो आंसर है इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा। -gt लगता है बाद में, इनिशियल के बाद, मतलब कुछ टाइम हो गया बॉल को चलते हुए, इनिशियली नहीं, एकदम ये नहीं इनिशियली चलती तुमने माइनस लगा दिया, लगा लो, इसमें कोई वो नहीं है, पर जीरो हो जाएगा फिर। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी ये g अपना इफेक्टिव होता चला जाएगा, तो ये वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं vx में लगा दूं इसको, मतलब x एक्सिस की अगर मैं vx कैलकुलेट करूं, तो इनिशियली vx की वैल्यू कितनी थी बेटा, u cos थीटा, सबको पता है ना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इधर होता नहीं है तो वो हो जाएगा 0, तो इसलिए बनेगा क्या, v cos थीटा। इसलिए हम कहते हैं कि जो x एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो तो यूनिफॉर्म रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, बट y एक्सिस वाली वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो चेंज हो जाती है। क्यों? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी में चेंजेस आते जाएंगे। g तो सेम रहेगा 10, लेकिन माइनस तो होगा ना उसमें से। तो इन चीजों का बेटा तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो ये ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो सबको पता है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, u cos थीटा, u sin थीटा। u cos थीटा x एक्सिस वाला, u sin थीटा y एक्सिस वाला, ठीक है। तो अब ये है कि कुछ टाइम के बाद, तो u कुछ टाइम के बाद अगर तुम बात कर रहे हो तो उसको u नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे v। तो ये हो जाएगा vy, ये हो जाएगा vx। vx तो सेम रहेगा u cos थीटा, वो तो चेंज होगा नहीं, बट vy क्या बन जाएगा, u sin थीटा माइनस gt। सिंपल है ना। तो ठीक है, यहां पर मैंने दिखा रखा है vy vx दैट इज द v। अब बात करेंगे अल्फा की। मुझे तो कुछ टाइम के बाद एंगल देखना है, इनिशियल एंगल जो भी था, लेकिन अब इस टाइम पर वो कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ और इस वेलोसिटी के साथ। ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वेलोसिटी, इस दोनों के बीच में एंगल कितना बना रहा है। तो बेटा वेक्टर्स में तुमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, जब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन करते थे, कि हम वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूं, ये जो vy वेक्टर है, ये तो vx है, ये वेक्टर है vy, इसको उठा के यहां ले आता हूं। ये देखो मैंने यहां पे बना दिया,
वी एक्स एज इट इज है, वी वाई को यहां से उठाकर यहां ले आता हूं, तो ये ट्रायंगल लो लग जाएगा ना इस पे, पर ट्रायंगल लो लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिंपल अल्फा निकालना है। अगर अल्फा निकालना है तो टेंजेंट अल्फा का फार्मूला लगाओ। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है? तो दैट इज द टेंजेंट अल्फा। सॉरी बेटा, अब मुझे टेंजेंट अल्फा का अगर इसमें फार्मूला लगाना है तो ये समझ आ गया ना बेटा कैसे किया, क्योंकि वेक्टर को हम मूव कर सकते हैं। तो बेटा धीरे धीरे तुम भी हैप्चर हो जाओगे इन चीजों की, टेंशन नहीं लेनी। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वीडियो को एक दो बार देख लो, ठीक है? अब क्या है कि तुम्हारे पॉकेट में स्कूल है, तुम्हारे पॉकेट में क्लासेस हैं, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम वीडियो देख सकते हो। मान लो तुम्हें लगे कि मेरे को ये थोड़ा सा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो उस टॉपिक को वीडियो में बार बार रिपीट करके देखो, ठीक है? नॉन लिविंग तो हो नहीं तुम, पुतले तो हो नहीं कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग नहीं है, पुतला हो तुम, ठीक है? स्टैचू ऐसा तो नहीं है ना, हो तो ह्यूमन बीइंग, दिमाग तो है। एक बार ही समझ नहीं आएगा तो दूसरी बार में समझ आएगा, समझ तो आएगा ही आएगा, ये तो है नहीं कि समझ नहीं आएगा। बस शिद्दत होनी चाहिए देखने की और उस चीज को समझने की, तो अपने आप आएगा, क्योंकि यू आर अ लिविंग थिंग, यू आर अ ह्यूमन, यू हैव अ माइंड। तो ठीक है ना बेटा? तो इतना हमने समझ लिया, वी एक्स समझ आ गया, वी वाई समझ आ गया। देखा करो ना क्या सर बोलते रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, cos थीटा, sin थीटा, वो कंपोनेंट्स कैसे बने, देखा करो, हर चीज को देखा करो, ठीक है? ये x एक्सिस का कंपोनेंट, y एक्सिस का कंपोनेंट, ये ट्रायंगल लो लगा, ट्रायंगल लो नहीं लगा, सिंपल इसको उठा के यहां ले आया। अल्फा निकालना था तो टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब v y की पूरी वैल्यू है u sin थीटा माइनस gt, ठीक है? ये मैंने लिख दिया u sin थीटा माइनस gt, ये u y हो गया इनिशियल वैल्यू। ये देखो ये u की वैल्यू होती है ना u sin थीटा, तो u y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और एक्सेलरेशन माइनस जीटी, नीचे u x की वैल्यू कितनी बचेगी, u cos थीटा, इनिशियल वैल्यू तो u cos थीटा थी। वर्टिकली पोजीशन पर इनिशियल वैल्यू कितनी थी, u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल इनिशियल वैल्यू कितनी थी, u cos थीटा, ठीक है? कुछ टाइम के बाद, टाइम बीतने के बाद हॉरिजॉन्टल वैल्यू तो फिर भी चेंज नहीं हुई, बट वर्टिकल वैल्यू में चेंज आ गया, माइनस जीटी लग गया। ये इक्वेशन तुम्हें बता रही है इस चीज को, ठीक है? तो बस टेंजेंट अल्फा आ गया ना, इसको सॉल्व किया तो ये बेटा फॉर्मूला आ गया, बॉक्स बना हुआ है ना, डब्बा बना हुआ है जिसपे ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला ही नहीं है तुम्हारा एंगल निकालने का, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, यही फॉर्मूला हर बार लगता है, ठीक है? तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, और क्वेश्चन 3 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, टाइम बचाने के लिए तुम्हारा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि इनिशियल एंगल था 60 डिग्री, ठीक है? तो कुछ टाइम के बाद वो एंगल हो गया 45 डिग्री। ये प्रोजेक्टाइल का रास्ता है, प्रोजेक्टाइल का ये कर्व्ड पाथ है, ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ठीक है? स्टार्टिंग में उसने एंगल बनाया था 60 डिग्री, लेकिन कुछ टाइम टी के बाद वो एंगल हो गया 45 डिग्री। तो कहता वो टाइम बताओ कितने टाइम के बाद एंगल 45 हुआ, तुम्हें वो टाइम निकालना है। तो गिवन डाटा में क्या आ गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, 60 डिग्री इनिशियल एंगल दिया हुआ है, और ये फाइनल एंगल दिया हुआ है अल्फा 45 डिग्री, ठीक है ना? स्टार्टिंग में तो इनिशियल एंगल तुम किससे लिखते थे, थीटा से लिखते थे। अब अल्फा का मतलब हो गया कि कुछ टाइम के बाद जो एंगल बना वो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट थीटा वाला, ये एक ही फॉर्मूला, इससे ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं। वैल्यूज को पुट किया, थीटा इज द इनिशियल वैल्यू, अल्फा इज द फाइनल वैल्यू। अल्फा की वैल्यू है 45, टेंजेंट 45 होता है 1, टेंजेंट थीटा, थीटा का मतलब 60, टेंजेंट 60 होता है √3, g की वैल्यू होती है 10, t एज इट इज रहेगा, टाइम तुमने निकालना है। u इनिशियल वेलोसिटी है 20, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू √3 माइनस t, ठीक है? t निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे t को, और 1 को इधर ले जाएंगे, तो t इज इक्वल टू √3 - 1, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा तुम्हें आज एंगल का भी पता लगा, कभी भी अगर तुम्हें एंगल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए तो सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा, रेशियो वाला हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज डिवाइडेड बाय हाइट का अगर रेशियो आ जाए तो 4 टेंजेंट थीटा कर दोगे। रेंज के अंदर अगर आ जाए θ1 + θ2 = 90 डिग्री आ जाए, वो भी तुम्हें पता है। तो दैट मींस इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। अब एक न्यूमेरिकल अभी रह गया हमारा, तो वो न्यूमेरिकल बेटा तुम्हें खुद ट्राई करना है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रेंज निकालनी है, ठीक है? तो एंगल निकालना है, जो भी निकालना है, सिंपल सिंपल फार्मूलास हमारे सामने हैं, फार्मूलास को अपने सामने रखो और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। नहीं होगा सॉल्व, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, बट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है बेटा,
टेक केयर एंड लेट्स ट्राई योर न्यूमेरिकल। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप का मतलब कुछ हाइट से अगर हम किसी चीज को गिरा देते हैं तो क्या होगा। ये तो हम जितनी भी चीजें अगर हम थ्रो कर रहे थे तो ये कर रहे थे ग्राउंड से, थीटा एंगल बनता था ना, इनिशियल एंगल होता था ग्राउंड के साथ। तो अब होगा कुछ हाइट के ऊपर, ठीक है, हम ग्राउंड पे नहीं होंगे, कुछ हाइट पर होंगे। तो देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो तब तक के लिए बेटा टेक केयर।